उनको इजीली मतलब ऐसे क्लासिफाई कर दिया और फिर इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारे सब्जेक्ट एक टॉपिक केमिस्ट्री का डाल देता, एक मान लो साइंस का डाल देता, या एक मैथ्स का टॉपिक डाल देता, तो इस तरीके से फिर सब पढ़ने में प्रॉब्लम आती ना। एक एक पार्ट हिंदी का आ रहा है, एक इंग्लिश का आ रहा है, फिर एक मैथ्स का आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग बुक्स बना दी ताकि हमको चीजों को समझने में, चीजों को पढ़ने में आसानी हो। समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर हम मतलब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स को हम कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं। तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल के नाम बताया था कि हम बांटते हैं एस ग्रुप एलिमेंट्स में, पी एस ग्रुप एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इनको, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से हम 118 एलिमेंट को 4 ग्रुप में बांट दिया। ये 4, 1 2 3 4, तो सिर्फ 4 ग्रुप है तो उनको पढ़ना आसान है। 118 को एक एक करके पढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन का यही यूज है। उसके बाद देखो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस तो हमें पता चल गया। अब हिस्ट्री मतलब ये कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले एक दिन कोई साइंटिस्ट बैठा और उसने पूरी की पूरी टेबल ड्रॉ कर दी, ऐसा नहीं हुआ। चीजों का विकास जो है, चीजों का डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे होता है, इवोल्यूशन होता है उनका। ठीक है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट किया क्लासिफाई करने का, उसका नाम था डॉबरीनर। ओके, डॉबरीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ट्रायड बनाए। ट्रायड मतलब ट्राई का मतलब 3 होता है ना, ट्रायड मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। डॉबरीनर्स ट्रायड इसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो ही मेड, देखो मैंने यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ भी, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को ही ट्रायड बोला जाता है। ट्राई मतलब 3 होता है ना, मतलब डाई, ट्राई, फिर आगे टेट्रा, ऐसा करके टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा, डाई का मतलब 2। तो इस तरीके से ये वर्ड निकला है ट्रायड। और इन्होंने ट्रायड में क्या देखा, इन्होंने नोटिस किया कि वहां पर उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। और एक और पॉइंट है, अगर आप ट्रायड में एक ABC 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखते हो, तो इस बी का जो वेट है इन दोनों के वेट का एवरेज होता है। तो दो पॉइंट्स है, एक तो ट्रायड क्या होता है और उसके अंदर और क्या मतलब जो वेट वाला जो रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उसने देखो ये 2-3 ट्रायड बताए, 1 2 3, एक दो और होता है। हमें बस देखो आपको सारे याद नहीं रखने, मैंने आपको बोला था बस आपको एक एक ट्रायड एग्जांपल के फॉर्म में याद कर लो। तो ये वाला इजी है, इसको याद कर लो आप लोग, है ना? तो ये 29 है, ये 7 है। तो इन दोनों का एवरेज जब आप निकालोगे, देखो ये एवरेज हमने यहाँ निकाल रखा है, वो आपको बीच वाले का इसके बराबर मिलने वाला है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 एलिमेंट लिखे हैं, तो इन दोनों का एवरेज जो निकालोगे, जो कि यहाँ निकाल रखा है, वो लगभग इसके इक्वल आएगा। ये 80 है, ये 81.25 है। ओके, दैट इज 80 एंड 81.5, सो दैट इज ऑलमोस्ट, वी कैन से दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों का एवरेज जब आप लोगे, तो एवरेज जो आएगा वो 87 आएगा, लगभग 87 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट 87 तो नहीं आएगा लेकिन उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, हाँ, यही पॉइंट को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है, वही जो कि एवरेज आता है वही उसी के बारे में लिखा है। फिर इसका अगर डीमेरिट्स देखें, तो जैसे जैसे इट इज only few triads can be formed. Few triads can be formed, that means we have only few elements. कुछ ही एलिमेंट्स है जिनके इस तरीके के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं या जिनके ट्रायड फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और फिर नॉट एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, तो ज्यादातर एलिमेंट्स ट्रायड फॉर्म करते नहीं है। तो इसका मतलब उस टाइम में क्या था कि बहुत कम एलिमेंट्स थे, है ना? उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स थे, 20 एक एलिमेंट नॉन थे। तो 20 में से भी मान लो 3-4 ग्रुप आपने बना दिए, तो मतलब काफी अच्छा खासा ज्यादातर एलिमेंट्स एक तरह से वो क्लासिफाई हो गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया, नए नए एलिमेंट्स लोगों ने डिस्कवर किए, और जैसे ही नया डिस्कवर किए तो उनका ट्रायड नहीं बन रहा था। तो फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो क्लासिफिकेशन का किया, वो उनका नाम था न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट ने 8 का ग्रुप बना दिया, ऐसे समझ लो। ऑक्टेव का एक लॉ दिया, ऐसा मतलब ये उसी का समझ लो 8 का ग्रुप है एक तरह से। तो ये न्यूलैंड क्या बोलता है, न्यूलैंड ये बोलता है कि अगर मैं ऐसे एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखूं, तो क्या होता है, हमेशा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं इसको 1 मान के चलूंगा, तो मैं ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ आऊंगा, ये वापस 8th है।
समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ शुरू करूंगा, यहाँ से घूम के यहाँ आऊंगा, ये इसका 8th है, तो ये फर्स्ट और 8th जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि when all elements are arranged in increasing atomic mass order, then every 8th element will have similar properties to the first element. Okay, and what he did, he compared these two octaves found in music. तो भाई म्यूजिक में आपने सुना होगा ये सारे गामा पदा निसा, है ना, सारे गामा पदा निसा जैसे जो होता है, तो शुरू भी सा से होता है और एंड भी सा पे होता है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि इस पहला और 8वां जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि शुरू में भी सा है, एंड में भी सा है। ये देखो हमने लिखा भी है यहाँ पर सारे गामा। तो वो तो अंग्रेज था, उसको तो सारे गामा नहीं पता होगा, लेकिन अंग्रेजी में भी कुछ ऐसा ही कुछ म्यूजिक होता है, म्यूजिकल कॉर्ड्स होते हैं इसी तरह के, कुछ दो में ऐसा कुछ होता है, अलग होता है कुछ, लेकिन हमें याद नहीं रखना है वो सब इतना ज्यादा डिटेल्स। फिर इसके हमने ड्रॉबैक्स देखे थे एक दो। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये एप्लीकेबल है ओनली अप टू calcium, and later when noble gases were discovered, this theory was totally discarded, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम बताइए। उनका नाम है, तो ओम ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो आपको देखो मैं ये, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया ना तो मैं ये लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, इसका वीडियो लेक्चर मैंने सेव किया था कल का, तो उसमें से देख लेना। तो अगर कुछ और डाउट होगा तो फिर पूछ लेना ना। देखो तो हम अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एक ने तो 3 के ग्रुप बनाए हैं, फिर पहला, ये दूसरा वाला बोल रहा है कि पहला और 8वें का प्रॉपर्टी सेम होगा, बस इतना सा है। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम, उनका नाम है, नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है लोथर मियर। ओके, लोथर मियर। एक सेकेंड। और लोथर मियर क्या कर रहे हैं, लोथर मियर ने क्या किया है, इन्होंने एक कर्व बनाया, लोथर मियर कर्व, जिसे हम लोथर मियर कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोथर मियर्स कर्व। तो ये हमारा 3rd नंबर वाला है। देखो 2 तो हमने पहले पढ़े हैं, ये 3rd वाला है। ठीक है, तो लोथर मियर ने क्या किया है, एक कर्व बनाया है। तो कर्व देखो, उन्होंने कर्व जो बनाया वो बनाया था, मैं कर्व यहाँ पर बना देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। देखो जो कर्व था वो किस किस के बीच में था, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ था एक्स एक्सिस, एक तरफ था वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस आप जानते हो ना भाई, ये इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये एक्स एक्सिस होता है, जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है वो वाई एक्सिस होता है, इतना तो पता होगा आपको, है ना। तो इन्होंने एक तरफ तो लिया, इसने क्या किया, इसने लिया एक तरफ तो लिया एटॉमिक, एक तरफ लिया एटॉमिक वॉल्यूम और दूसरी तरफ लिया था एटॉमिक मास। तो एक तरफ तो इन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे लिया था एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने जब ऐसा कुछ कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की तो इनको मतलब इस तरीके का कुछ मिला, ऐसे समझ लो, है ना, इनको कुछ ऐसे करके छोटे मोटे ऐसे, ऐसा एक कोई कर्व मिला, ऐसे पहाड़ टाइप बन रहा था उसको, समझ रहे हो। तो ये कितना, देखो 3-4 पीक्स बन रहा है ऐसे करके। देखो एक्चुअल तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो अपने को एक रफ डायग्राम याद रखना, वो इस तरीके का था। देखो ये क्या था, एक पहाड़ की तरह है, ऐसा समझ लो कि इसमें 5 पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी है ना, 1 2 3 4 5 पीक्स यू कैन सी ना, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे जब इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर हमको मिला लिथियम, यहाँ मिला सोडियम, यहाँ पर मिला पोटेशियम, यहाँ पर मिला रुबिडियम, यहाँ पर मिला सीजियम। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना, अभी इसमें बताता हूँ मैं आपको। फिर जो डिसेंडिंग पोजीशंस जो थे,
डिसेंडिंग पोजीशंस पे यहाँ पर मिला, जहां से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है ना, जहां से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है वहां पर वहां पर मिला है लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे करके, ठीक है। और जहां कर्व ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जहां कर्व ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, वहां पर इनको क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। वहां पर इनको मिला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। और एक चीज मैं आपको, और यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा इस कर्व को क्या करो, ऐसे बना दो, ऐसे थोड़ा, ये एकदम राउंड नहीं है नीचे से, ऐसे थोड़ा इस टाइप का है ना। तो यहाँ पर हमको काफी सारे एलिमेंट्स मिले, यहाँ पर बहुत सारे थे ना, उनका लगभग सेम ही आ रहा था। तो यहाँ पर हमको काफी सारे एलिमेंट्स मिले, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा ना, फैकोनी, ये सब जो आते हैं, ये कहाँ आते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी करिए, मैं आपको समझाता हूँ तब जाके ये समझ में आएगा। तो ये इस तरह का कर्व बना था, है ना। तो आपको पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स पता रखने हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि लोथर ही प्लॉटेड ही, मैं पहले मुझे लिख लेने दो ना, फिर मैं समझाता हूँ। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन, he plotted a curve between atomic volume and एटॉमिक मास। तो ये वाला जो है ना, ये 10th के सिलेबस में नहीं है आपका, है ना। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉट इन 10th, हाँ 10th के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको 11th में इसका यूज आएगा, जो आगे अगले साल आप पढ़ोगे, है ना, तब जाके इसका यूज आएगा। अभी इसका कोई यूज नहीं है, 10th के क्लास सिलेबस में ये है भी नहीं। तो अब तो इसने क्या किया है, he plotted a curve between atomic volume and atomic mass. Then second point, देखो second point क्या है, मैं यहाँ आपको लिखता हूँ second point. He noticed that elements having similar properties occupied similar position. Similar position, एक सेकेंड, तो देखो इसने दो, देखो ये इस तरह का इसने कर्व बनाया है ना। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। फिर उसमें इसको क्या चीज खास दिखी, देखो ये पहला पॉइंट आपको, ये कर्व किस किस के बीच में था, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि he noticed that elements having similar properties occupied similar positions in graph, ऐसा लिख दो, similar positions in graph. अच्छा, ये कैसे था सिमिलर प्रॉपर्टीज, देखो मैं समझाता हूँ। कि जो टॉप पोजीशंस है, मतलब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हम और लिखेंगे, उनको आपको याद रखना है। तो टॉप पोजीशंस या पीक पोजीशंस हम इनको बोल सकते हैं। तो पीक पोजीशंस वर, टॉप या पीक पोजीशन लिखो आप लोग, अभी सुनो सिर्फ, है ना, बाद में लिखना, मैं टाइम दे दूंगा। टॉप पोजीशन या पीक पोजीशंस वर occupied by alkali metals. अभी alkali metals क्या होता है, ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इसको देखो याद करने का एक ट्रिक है, ऐसे इसको ऐसे याद रखो, लीना करे
रब से, इसके बाद एक और आता है, मतलब एक और आता है इसके बाद फरियाद। ओके, वो इसके अंदर हम पढ़ते नहीं है। एक एफ आर करके एक और आता है यहाँ पर जो इसी फैमिली का है, वो भी एल्कली मेटल्स में ही आता है ना। तो लीना करे रब से फरियाद, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। आपको याद रखना है कि एल्कली मेटल्स क्या क्या होता है, याद रह जाएगा ना। लीना करे रब से फरियाद, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, आरबी फॉर रुबिडियम, सीजियम से और एफआर से फरियाद। तो ये देखो अपने को, आपको ये ग्राफ में ये पोजीशंस दिख रही है ना, देखो ये वाला टॉप पोजीशंस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये रहा देखो सीजियम। तो सब देखो जो टॉप पोजीशंस है वो उनका प्रॉपर्टी सेम है, वो सारे के सारे एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स का मतलब वो सारे के सारे बेसिक मेटल्स है, बेस की तरह बिहेव करेंगे वो। बात आ रहा है समझ में? यस सर। और देखो तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा, हम इसको एक दो बार और पढ़ेंगे, ये जो ट्रिक्स वगैरह है ना मैं आपको बाद में और बताऊंगा, तो आपको याद हो जाएगा ये। फिर देखो, फिर जो फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखें तो असेंडिंग पोजीशंस, या पहले डिसेंडिंग का लिखो, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पोजीशंस were occupied, descending positions in graph, ऐसा लिख दो। Descending positions in graph were occupied by whom? By alkaline earth metals। उनका एक नाम होता है, उसको बोला जाता है alkaline earth metals। उसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको भी बताता हूँ, एक सेकेंड के लिए रुको। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इसके अंदर जो आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, इसके अंदर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो ऐसा रहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर ना, बाप। इसके बाद एक और आता है जिसको बाप राजी ऐसा लिख देते हैं हम लोग, आर ए करके। साथ में बताऊंगा ये आर ए कैसे आता है ना। तो ग्राफ में हम और एक पीक बना दे ना, अगर हम ग्राफ में एक और पीक बना दे तो वहां पर ये आता, अगर हम ग्राफ में एक और पीक बना दे तो वहां पर ये आता, ये पक्का है ना। लेकिन उस टाइम तक वो खोजे नहीं गए थे ना, समझ रहे हो? इनका मतलब डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ, तो ये अभी उस ग्राफ में आपको दिखेंगे नहीं। बात आ रहा है समझ में? तो देखो बेटा से बीई, मांगे से एमजी, कार से सी हो गया कैल्शियम, स्कूटर से एसआर, इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम। फिर ये बाप से बेरियम होता है, राजी, राजी से आर ए, रेडियम, रेडियम बोलते हैं इसको, है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ऐसे करके डिसेंडिंग पोजीशंस पे आप देखिए, जहां से ग्राफ नीचे आ रहा है डिसेंडिंग पोजीशंस है, ये रहा डिसेंडिंग पोजीशन। इसी तरीके से ये है डिसेंडिंग पोजीशन, क्या है डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग पोजीशन पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बताओ? दिख रहा है भाई? तो ये सब एक ही ग्रुप के रहते हैं, इनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। फिर एक पॉइंट हम लास्ट इसके अंदर और देख लेते हैं, एक पॉइंट और आएगा इसके अंदर। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो पॉइंट है कि डिसेंडिंग के बारे में बात कर दिया, असेंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो असेंडिंग पोजीशंस इन ग्राफ वर, वो हम यहाँ से, ये हम सेम चीज लिखने वाले हैं, तो मैं इधर से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। Ascending positions in graph were occupied by halogens। अब इनका नाम हेलोजेंस है। इस हेलोजेंस में क्या आते हैं? हेलोजेंस में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब इसके अंदर आते हैं। तो फ्लोरीन देखो, इसका भी एक ट्रिक है, ये हेलोजेंस बोलते हैं इनको।
देखो ये जो है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, देखो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ जिसको हम आजकल यूज करते हैं। देखो ये हमारा जो टेबल है वो इस तरीके का दिखता है, यही है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो ये ग्रुप 1 वाले सारे यहाँ ये सारे कहाँ पर थे, ये सारे टॉप पोजीशंस पर थे कि नहीं थे। फिर ये वाले सारे के सारे डिसेंडिंग पोजीशंस पर थे। बात आ रहा है समझ में। फिर ये वाले, अब इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और लास्ट में ये एस्टेटाइन आता है, एस्टेटाइन या एस्टेटाइन बोलते हैं इसको। तो ये एस्टेटाइन जो होता है ये भी इसके अंदर आता है। और ये सब कहाँ पर है, ये सब असेंडिंग पोजीशंस पर है। देखो हमें इन बाद में इस टेबल को भी याद रखना है ना, तो वहां पर भी ये चीज आपके काम आएगी। तो वहां पर मैं आपको इनके ट्रिक्स ये फिर से दिखाने वाला हूँ एक बार वैसे तो इसका भी एक ट्रिक रहता है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये एटी जो बाद में एक और आता है ना इसके अंदर, एटी करके, एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन भी अगर आप एक और पीक बनाते ना तो वहां पर नेक्स्ट पीक में असेंडिंग पोजीशन पे एस्टेटाइन आता। ठीक है, तो देखो हमने देख लिया टॉप पोजीशंस पे क्या है, डिसेंडिंग पर क्या है, असेंडिंग पर क्या है। फिर एक चीज और बच जाती है, एक चीज और बच जाती है। फिर यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स occupied bottom positions in graph। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ये एटॉमिक नंबर 31 है ना, एटॉमिक नंबर 31 से लगा करके हम बात कर रहे हैं, मतलब 21 से लगा करके 30 तक, है ना। स्कैंडियम से लगा करके जिंक तक, समझ रहे हो। ये वाले अगर हम इस टेबल में बात करें, देखो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। तो ये वाले सारे यहाँ से लगा करके यहाँ तक 10 है ना, ये 21 से लगा करके 30 तक, ये नंबर वगैरह सब मैं याद करवाऊंगा, अभी के लिए आप बस पॉइंट नोट करते जाओ, है ना। तो ये 21 से 30 तक ये सब कहाँ थे, ये सब बॉटम पोजीशंस पर थे। ये सारे जो है वो टॉप, मतलब काफी बॉटम पोजीशंस पर थे, बॉटम पोजीशंस ऑक्यूपाई किया था इन्होंने। समझ में आ रहा है, देखो बॉटम पोजीशंस ये वाला पोजीशन यहाँ पर, है ना। फिर एक यहाँ पे भी बहुत सारे आएंगे, जो इसका नीचे वाला सीरीज है वो यहाँ आएंगे। तो ये पॉइंट्स क्लियर है ना भाई यहाँ पर ये वाले। तो आप एक बार काम करिए, इसको लिखो, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ अगर कुछ डाउट होगा तो। और वैसे ये 10th के सिलेबस में नहीं है, मैं बता दिया हूँ पहले ही, लेकिन 11th के सिलेबस में यहाँ से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो हम थोड़ा अच्छे लेवल पे सीखेंगे ना चीजों को, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा, वो हेल्पफुल होंगे, मतलब आपके लिए काम ही आएंगे, उनसे कुछ नुकसान नहीं है आपको। तो लेकिन जो जो टॉपिक हमारे लिए इंक्लूड नहीं होगा ना, मैं वहां पर लिख दूंगा, ताकि आप लोग अननेसेसरीली उसको रटने नहीं लग जाओ। वैसे रटने तो कुछ जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये कर्व बनाओ, एक बार प्लॉट करो इसको, और हो जाए प्लॉट फिर मुझे बताओ, नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। यस सर, बना दिया। हो गया सर। ओके ओके, हो गया, चलो तो ये पॉइंट्स भी नोट डाउन करो फिर। तो देखो ये कर्व वगैरह आपको इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि टॉप पोजीशंस पर क्या है, बॉटम पोजीशंस पर क्या है, असेंडिंग पे क्या है, डिसेंडिंग पे क्या है, बस। यस सर, लिख लिया।
क्लियर? तो वैसे भी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, अगर कुछ छूट जाता है ना तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो भाई, अब ये हमारे सिलेबस में है नहीं, 10th में आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये ट्रिक्स जो है, ये ट्रिक्स हम बार बार एक दो बार और बताऊंगा मैं आपको, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तब ये ट्रिक्स आपको और काम आएगा, जब हम इसको टेबल को याद कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है या कि इस ग्रुप में क्या है? तो इस ग्रुप में हो जाएगा हलीना करे रब से फरियाद, है ना। यहाँ पर हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से करके हमें कुछ ट्रिक्स लगा लगा करके हम इनको याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस पूरे टेबल को इसी तरह के ट्रिक्स बना के छोटे छोटे हम याद करेंगे, लेकिन वो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तब याद करेंगे ना। अभी तो हमारा चल रहा है लोथर मेयर कर्व। तो लोथर मेयर कर्व समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना भाई, देखो पूरा तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम जब ये थोड़ा एक दो और पढ़ेंगे ना इसके अगले वाले मॉडल्स, ये अगले वाले टेबल्स, तब आपको ये धीरे धीरे याद होगा। समझ में आ रहा है बात है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कर्व एक्चुअल में कैसा दिखता है। देखो हमने तो इस तरीके का बनाया है, लेकिन ये कर्व एक्चुअल में कैसा दिखता था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नेट पे दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में जो ये कर्व जो था, ये देखिए, ये रहा लोथर मेयर कर्व। देखो हमने जो कर्व बनाया वो इस तरीके का है ना। देखो ये इस तरीके का कर्व बना था, लेकिन हम ऐसे बड़े बड़े पिक्स बना दिए हमने, दो तीन। समझ रहे हो आप लोग? या ये वाला देखो, ये वाला अप्रोप्रिएट है। तो ये आपको समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पर देखो, यहाँ पे टॉप पोजीशंस कौन कौन है। लिथियम दिख रहा है एक जगह सोडियम दिख रहा है, एक जगह कैल्शियम दिख रहा है, रुबीडियम, फिर नेक्स्ट पीक पे उस पे सीजियम रहेगा। इधर इधर देखो साइड वाले पे, ठीक है, यहाँ पे, है ना। फिर जो डिसेंडिंग पोजीशंस पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीशियम है, फिर डिसेंडिंग पोजीशन पे कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, वो सब दिख रहा है। फिर असेंडिंग पोजीशंस पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब दिखेगा आपको। तो इस तरीके से हम इस कर्व को बनाते हैं। और ये देखो नीचे जो ग्राफ के जो नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, देखो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सब बॉटम पोजीशंस पे हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो ये मतलब कुछ एलिमेंट्स ऊपर आए, कुछ नीचे की तरफ आए, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या आप बता सकते हो भाई इन सब का क्या हाई है? मतलब इन सब में क्या हाई है बताओ? इन सब का क्या हाई है बताओ? एटॉमिक वॉल्यूम हाई है कि नहीं है इनका? इन सब का एटॉमिक वॉल्यूम हाई है, मतलब इनका जो साइज है वो बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? अरे भाई एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है? इनका साइज बड़ा है इनका। समझ में आ रहा है ना? उसके आसपास वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे इनका साइज बड़ा है, इस वजह से ये सब टॉप पोजीशंस पे आए हैं। फिर हम अगर थोड़ा और वॉल्यूम की बात करें तो इनका देखो ये सारे मतलब थोड़ा असेंडिंग पोजीशन पर, थोड़ा थोड़ा मतलब ये इनका साइज भी बड़ा है लेकिन इनसे थोड़ा सा कम है। इनका साइज भी बड़ा है लेकिन इनसे थोड़ा सा कम है। समझ में आ रहा है? ये नेक्स्ट वाले जो है इनका भी बड़ा है साइज लेकिन थोड़ा कम है, ये टॉप वाले इनसे कम, इनसे करके। फिर जो इधर, हाँ, और फिर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो देखो काफी नीचे की साइड में है, तो इनका तो मतलब काफी कम है, वॉल्यूम वगैरह सब काफी कम है। और इनका तो बिल्कुल ही कम है, मतलब समझ में आ रहा है? इनका तो बिल्कुल ही कम है वॉल्यूम वगैरह, मतलब कि इनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ही कम है, मतलब इनका साइज काफी छोटा रहेगा। भाई रेडियस निकालते हैं ना, रेडियस 4π3πr3, हम इनको स्फीयर की तरह ही कंसिडर करेंगे। एटम गोल ही होता है ना लगभग,
तो अगर आप स्फीयर की तरह कंसीडर करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। अरे भाई वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं हम लोग? सर 4/3 पाई आर की। 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो जैसे जैसे ये रेडियस ज्यादा होगा ये वॉल्यूम भी ज्यादा होगा उसी तरीके से। देखो इतना मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक समझो, इतना सब पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद हो गए ना कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार फिर से पढ़ोगे क्लास के बाद तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। उसके बाद देखो हम उसके बाद इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसकी थ्योरी के ऊपर, इसका आप डीमेरिट्स बताइए मुझे एक दो। इसका देखो डीमेरिट क्या है, देखो एक एक तो वहां ये लिख सकते हैं कि नॉट कन्वीनियंट, नॉट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट नहीं है भाई, अगर ऐसा ग्राफ हर बार याद थोड़ी रहेगा हमको। नॉट कन्वीनियंट, ओके, नॉट कन्वीनियंट टू स्टडी, या नॉट कन्वीनियंट टू रिमेंबर, ऐसा लिख सकते हैं, टू नॉट कन्वीनियंट टू रिमेंबर या स्टडी। देखो पीरियोडिक टेबल में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट है कि नहीं, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। हमने तो यहाँ पर कुछ 5-10 ही लिखे हैं जो आ रहे हैं इसके अंदर, है ना। और उनमें भी बिल्कुल ये परफेक्ट नहीं है कि भाई ये सब टॉप पोजीशंस पे ही है, और भी कुछ कुछ लोचा है इसके अंदर, है ना। तो हमने अप्रोक्सीमेटली लिखी है कि ये सब टॉप पे होंगे, ये सब डिसेंडिंग, ये सब असेंडिंग पे होंगे। तो ये कन्वीनियंट नहीं है उतना, कन्वीनियंट मतलब समझने में इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से इसका कुछ खास यूज आता नहीं है, समझ रहे हो। मतलब देखो भाई हमने यहाँ पर कितने ड्रॉ किए इस कर्व पे, हमने कितने, मान लो आपने 20 ड्रॉ किए, 25 ड्रॉ किए, मान लो 30 ड्रॉ किए, लेकिन हमारे पास तो बहुत ज्यादा होते हैं एलिमेंट्स। 118 ऐसे ड्रॉ करोगे आप लोग, जैसे 118 अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा कर्व। तो कर्व इस तरीके का दिखेगा, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं ना आपको। तो वो कर्व ऐसा है यस कि सर। रैंडम सा बनता है जिसका कुछ ज्यादा यूज बनता नहीं है, मतलब ओवरऑल देखोगे ना तो ओवरऑल तो इस ये तरीके की फुल्ली कर्व्स। प्रिसाइज था क्या? क्या? तो ये कर्व फुल्ली प्रिसाइज था क्या? हाँ ये ऐसा बनाया था वो, मतलब लगभग ऐसा ही दिख रहा था वो, साइज में साइज वाइज ऐसा ही दिख रहा था वो, है ना, इस तरीके का दिख रहा था। तो हाँ फुल्ली देखो प्रिसाइज ही है लगभग, देखो पीक्स बन रहे हैं ना कुछ कुछ, समझ रहे हो। तो पीक्स पे क्या आ रहा है वो हम देख रहे हैं, डिसेंडिंग पोजीशंस पे क्या है वो हम देख रहे हैं, असेंडिंग पोजीशंस पे क्या है उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स को ही नोटिस कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतना मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में, और इसको याद रख, फिर ये पॉइंट्स हैं वो भी उनको सारे को याद रखना है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम है मेंडेलीव। मेंडेलीव, ओके, मेंडेलीव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आता है वो आता है मेंडेलीव, और ये पहली बार एक टेबल बना करके देता है हमको। मेंडेलीव ने पहली बार टेबल बनाने की कोशिश किया, और ये जो हम आजकल जो टेबल यूज करते हैं वो लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि वो लगभग इसी ने बनाई है। तो मेंडेलीव एक तरह से काफी मतलब सबसे एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा जब इस पूरा क्लासिफिकेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो है एक तरह से हम अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन के फील्ड में ये रहेगा मेंडेलीव। आ रहा है बात समझ में। अब ये क्यों रहेगा, एक तरह से हम इसको जीनियस बोल सकते हैं, पहली बार इसने ढंग से मतलब कुछ चीज को बताया ताकि हमें सही में मतलब थोड़ा आसानी हो चीजों को समझने में। तो मेंडेलीव ने क्या किया, कैसा टेबल बनाया, ये सब हम देखते हैं अभी।
ठीक है। तो मेंडेलीव ने ये जो टेबल बनाया वो लगभग मतलब 1872 के आसपास बनाया था। तो आप लोग समझ सकते हो जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ था 18 था कि 17 था, 18 था कि 17 था, पहला हमने लिखा था ना, कौन से ईयर में था ये? 1829। हाँ, 1829 में पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ और उसके लगभग 50 साल बाद, तो लगभग 50 साल लग गए एक तरह से टेबल बनाने में, पीरियोडिक टेबल या इसको टेबल जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स का। तो हर चीज काफी स्लो चलती है भाई, इतना सा टेबल बनाने में 50 साल लग गए और आप उस टेबल को 10 मिनट में सीख लोगे या 50 मिनट में सीख लोगे मान लो, तो कितना प्रोग्रेस होगा। मतलब एक तरह से लोगों को 50-50 साल लग रहे हैं एक टेबल को बनाने में और हम उसको 50 मिनट में सीख जा रहे हैं। तो इतना मतलब लेट क्यों आया ये टेबल वगैरह, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल परफेक्ट टेबल नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मेंडेलीव जो एक साइंटिस्ट थे, है ना, ये क्या कर रहे थे, ये अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, है ना, और इन्होंने भी ट्राई किया कि मैं इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं। तो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स he found that atomic mass of an element was the most fundamental property in classifying the elements. Most fundamental property in classifying the elements. है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको हम कल देखेंगे आपको डिटेल में ना। आज का टाइम हो गया है, मैं 5 बजे से ऊपर नहीं लूंगा, 5 बजे मेरा थोड़ा एक दूसरा क्लास है ना। तो आपको कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है तो ले सकते हो, वैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़े 4 दिन में। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो सोहम आपने ये थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है क्या, कुछ ये पीरियोडिक टेबल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो आप, एलिमेंट्स वगैरह? थोड़ा बहुत तो एलिमेंट्स पता होंगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब तो पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो आपको थोड़ा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा होगा, लेकिन इजी है चीजें। मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको कल वाला जो लेक्चर है उसका लिंक सेंड करूंगा, उससे वो एक बार देख लेना और हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। वैसे एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है ज्यादा चीज, है ना। मान लो अगर बीच का नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी जो हम अब नेक्स्ट पढ़ने वाले वो आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला नहीं पढ़ा तो ये नहीं आएगा समझ में, यहाँ पर ये इतना ज्यादा लिंक नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम आज का मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर। ओके सौरभ, ओम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, बाय। बाय।